थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अरे लास्ट क्लास में कुछ बातें याद कराई थी, पहले वही सुनूंगा। व्हाट इज द फुल सर फॉर्म? हाँ, चैतन्य बोलो। सर वो क्वेश्चन बैंक में वो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स हैं तो चैतन्य के अलावा और कोई? चैतन्य को कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत है, और कोई बच्चा? मुझे लगता है कई बच्चों ने काम करा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। अनुषा, ऐसा ही है ना? मैंने करानी में लॉ कर रही थी कल। अच्छा भैया, ये सारे देख लो। देखो, जब एक बच्चा पूछना चाह रहा है तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, तो बाकी सब भी अपनी समस्याएं निकाल लो, तो एक ही बारी में ख़त्म हो जाए। अनुषा, आज हो जाएगा? सर आज हो जाएगा। यश, आपका हो जाएगा आज? फिर 90 तक कर दीजिए। नहीं नहीं, अरे अधूरा 90 का मतलब पूरा तो नहीं हुआ ना, एक बार पूरा कर लो, ताकि एक भी क्वेश्चन डाउट हो तो मैं डिस्कस तो कर लूँ ना। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। तो सभी के लिए काम बोल रहा हूँ। चैतन्य ने पूछा था ना क्वेश्चन? यस सर। बच्चे कल एक बार ही करेंगे, एक बार ये सारे कर लें, नहीं तो क्या होगा, इनका रह जाएगा। और किसी भी एक बच्चे के क्वेश्चन के पूछने से क्या है, फ़ायदा सबका होगा। सब अपने साथ स्टडी मटेरियल रख के बैठना, सारे क्वेश्चन करके बैठना। किसी क्वेश्चन का आंसर जो पीछे लिखा हुआ है आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग कुछ और है, उसको मार्क कर लो। जो आपको समझ में आ गया उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्क कर लो। जैसे चैतन्य देव ने तैयारी करी है, तो ये बाकी बच्चे पीछे नहीं छोड़ेंगे कोई भी काम। और कल हम सबसे पहले ये डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चंस आपके डाउट के होंगे, और फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर को चलाएंगे। क्लियर है चैतन्य? यस सर। भैया बाकी बच्चों को मैं कह रहा हूँ, चीज़ों को ना इजी वे में मत लो। जब टॉपिक तैयार हो गया है तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन पेपर में आएगा उसकी तैयारी तो होनी चाहिए, और आपकी बुक के क्वेश्चन ही आते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। आर्यन को बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो शुरू करते हैं अभी हम चैप्टर 3, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इस पे मैं जाने से पहले एक बार डिस्कशन करना चाह रहा था जो कल मैंने याद कराया। अरे फुल फॉर्म ऑफ एचडीएफसी, जिससे पूछूंगा आर्यन, एचडीएफसी की फुल फॉर्म? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर? 1994, हेडक्वार्टर? मुंबई। चेयरमैन? दीपक? दीपक आगे भूल गए? दीपक एस पारिक, या दीपक पारिक भी याद हो तब भी चल जाएगा। आर्यन दोबारा बोलो। चेयरमैन? दीपक एस पारिक। एमडी? अरे एचडीएफसी का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। आर्यन आपका ही नंबर चल रहा है, ए से नाम था। आदित्य पुरी। बढ़िया बात, आदित्य पुरी। अगला अब की बार चैतन्य देव बोलेगा। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ईयर? 1994, हेडक्वार्टर? मुंबई। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर? सर संदीप बख्शी। संदीप बख्शी, बढ़िया बात। अगला नंबर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, कनन जैन बोलेगी। एक्सिस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर? कनन? अनुषा आप बोलो एस्टैब्लिशमेंट ईयर? 1993। बढ़िया बात। अनुषा अभी भी शोर आ रहा है क्या? नहीं सर अब ठीक है। 1993। हेडक्वार्टर बोलो? मुंबई। एमडी बोलो? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी, बढ़िया बात। आप बताओ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक? ध्रुव का नंबर है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक? HDFC। फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। ध्रुव आपका ही नंबर है। कोटक महिंद्रा? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक? जितेश, सबसे बड़ा नेशनलाइज SBI, बैंक? एसबीआई की फुल फॉर्म बताओ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरा अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक का दर्जा कौन से ईयर में मिला? चैतन्य बोलेगा। चैतन्य? 1949। 1949 थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जितेश से मेरा क्वेश्चन दोबारा है। जितेश आपको बताना, हिंदुस्तान में हाउ मेनी नेशनलाइज बैंक्स?
17, ए बच्चे, अरे 14, 14, 14. अरे कल नहीं बता, अरे अनुषा कल मैंने बताया नहीं क्या ये खेल? बताया था सर 12 होते हैं। तो ये क्या गड़बड़ हो गई? जितेश तो था कल क्लास में। जितेश, अरे जितेश कल स्टोरी बताई थी मैंने। हाँ, अरे भूल मर्ज हो गए? गए थे. अरे मैंने स्टोरी बनाई थी 1969 में हिंदुस्तान में कितने नेशनलाइज बैंक हुए, बताओ जल्दी से। 14, फिर 1980s ऑनवर्ड कितने बैंक नेशनलाइज हुए? 6। टोटल बैंक कितने नेशनलाइज, जल्दी बोलते जाओ। 20। अरे कितने? 20, 20। हमने 1 अप्रैल 2020 को 2 बैंकों को उठा के तीसरे बैंक में मर्ज कर दिया। कितने रह गए? 18। और इस साल, अरे पिछले साल 1 अप्रैल को 3 बैंकों को उठा के एक बैंक बना दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा 2 बैंक खत्म कर दिए, जिसमें से एक बैंक विजया बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया। 18 बैंक रह गए थे हमारे पास नेशनलाइज। अरे इसका रीजन बताया था। अरे जल्दी से एनपीए की फुल फॉर्म बोलो, एनपीए की फुल फॉर्म। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो 18 बैंक रह गए थे 1 अप्रैल 2021, आपका ही साल 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं। 10 बैंकों को उठा के 4 बैंकों में कन्वर्ट कर दिया, 6 बैंक खत्म हो गए। और उसके बाद आज अगर आपका क्वेश्चन आए कि हमारे देश में नेशनलाइज बैंकों की संख्या 12, कुल मिला के पर्पस क्या है? ये बैंकों का मर्जर क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। यश खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? आ गया। ये एक स्लो प्रोसेस चल रहा है, सरकार इसे आगे कंटिन्यू रखेगी। सरकार का मानना है हिंदुस्तान में सिर्फ 6-7 नेशनलाइज बैंक रखे जाएं, बाकी सारे खत्म कर देगी। और ऐसा करने से नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का खेल खत्म हो जाएगा। अरे कल मैंने बता दिया था तुम्हें, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, 20,000 करोड़ रुपए का तो 3 लोगों ने हिंदुस्तान में चूना लगाया है, जिसमें से ईडी ने इनके 9,000 करोड़ की कलेक्शन, अरे बताई थी मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल अथॉरिटीज को दे दी है। नहीं भैया, ये नहीं बताते कितनी दे दी है, बस ये बताया था इन्होंने बोल दिया। तो 20,000 करोड़ का चूना लगा के गए हैं ये। और भैया ये 3 ही लोग नहीं, हिंदुस्तान में कई सौ हैं जिन्होंने 400, 500 करोड़ का चूना लगा रखा है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये बैंक दिवालिया होने की पोजीशन पर है, जिसको बचाने का काम चल रहा है सेंट्रल अथॉरिटीज के द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटीज विद सेंट्रल बैंक, जिसके लिए संख्या कम की जा रही है। आपके लिए रीजन बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया जा रहा है, और इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पर 20,000 करोड़ में से कल की तारीख में ईडी ने, अरे हिंदुस्तान में आजकल क्या चल रहा है आप सबको मालूम है, पार्शियल देखो ये फिर टर्म आ रही है आपके बीसीके की टर्म है। हिंदुस्तान डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी जितना मर्जी पैसा हिंदुस्तान का कन्वर्ट करा के बाहर नहीं भाग सकता, इसे बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। इन्होंने सारा पैसा, अगर भारत में फुली कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी होता तो हिंदुस्तान का पाई ये कन्वर्ट करा के हिंदुस्तान से भाग जाते। भाग तो गए लेकिन ये सारा पैसा नहीं ले जा पाए, क्योंकि पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी है, जिसके चलते इनके जाने के बाद हिंदुस्तान में इनकी सारी असेट्स को फॉरफिट कर लिया ईडी ने। और अभी कल बेचा है, 9,000 करोड़ की कलेक्शन हो गई है जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ को दे दी है। कुछ पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कुछ पैसे हमारे सेंट्रल बैंक ने लगा रखे थे इन बैंकों के पास। 9,000 करोड़ की कलेक्शन आ गई है। और ईडी का मानना है कि जितना पैसा ये लेके भागे हैं, करीब करीब 80% कलेक्शन ये लोग कर लेंगे, ईडी वाले कर लेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को फॉरफिट करके नीलामी से। यश, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। लेकिन ये एग्जाम्पल 3 लोगों का है, ऐसे कई 100 लोग हैं जिन्होंने 500, 700 करोड़ रुपए का चूना लगा रखा है और जिनका कोई वापसी का ऑप्शन नहीं है। तो वापस चलेंगे जी, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो पहले प्रोडक्शन वाला यूनिट चलाते हैं, फिर कॉस्ट वाला। ध्यान से याद करो, साथ साथ सबने पहले करा हुआ है, कुछ बातें नहीं आएंगी, जैसे आइसोक्वेंट कर्व। यश, मैंने क्या बोला है? मैं रिपीट कर दूं? आइसोक्वेंट कर्व। अनुषा, क्या बोल रहा हूं मैं? अरे आइसोक्वेंट कर्व। आइसोक्वेंट कर्व। तो कुछ नए नए टर्म्स आएंगे जैसे आइसोक्वेंट कर्व, और उसके ऊपर बेस्ड हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सीखेंगे। जो भी नया आए उसको बहुत ध्यान से करना। एक टॉपिक आएगा एलएसी का, क्या बोला है मैंने? लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व। अनुषा, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व। ये जो नए टॉपिक है इन पर एमसीक्यू भी कंपलसरी है और तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में इको में भी इंपॉर्टेंट है। यश, बात समझ में आ रही है?
अभी है। तो प्रोडक्शन का खेल शुरू करते हैं। बचपन में हमने याद करा था मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तो एमसी के हुए सब लिखा हुआ आना है, जस्ट यू हैव टू टिक, बस मेमोराइज करें, चीज़ों को याद करें और इस तरह से याद करें कि कल को कॉलेज में जब लिखने का नंबर आए तो लिखा भी जा सके। तो प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। मयूरी बोलो। Increase in a utility of a commodity is known as production. भैया सबको याद करना है साथ साथ, कोई कंफ्यूजन है बोलना है। हर्ष एक बार दोबारा बोलेगा प्रोडक्शन का मीनिंग। Increase in the utility of a commodity is called production. प्रोडक्शन। चलते हैं आगे। हमने बचपन में बताया था प्रोडक्शन 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का होता है। चेंज द शेप, पहला वाला देखो, चेंज द शेप, चेंज द प्लेस, चेंज द टाइम, इंक्रीज द यूटिलिटी, नोन एज प्रोडक्शन। समझाना चाहूँगा एग्जाम्पल से। चेंज, पेपर में एमसीक्यू में ये बातें लगेंगी। तो चेंज द शेप, आपने एक मिट्टी ली बाजार से, अरे मिट्टी सस्ती होती है, 2-4 रुपये में आपने एक बैग मिट्टी का ले लिया और उससे मटका बना दिया। तो जो आपने 5 रुपये की मिट्टी खरीदी है, मटका बनाने के बाद यश 5 रुपये की बिकेगी कि 100 रुपये का बिकेगा मटका? 100 रुपये का। तो भैया 5 रुपये की चीज़ 100 रुपये की हो गई। लोग पागल नहीं है, 95 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हैं। चेंज द शेप, इंक्रीज द यूटिलिटी, यूटिलिटी बढ़ गई है मिट्टी की। अब ये मिट्टी मटका बनने के बाद कई सालों तक आपके घरों में पानी को रिटेन करने का काम करेगी, लोगों की प्यास बुझाएगी, वैल्यू बढ़ गई है, यूटिलिटी बढ़ गई है, जिसे पैसे में नापा जा रहा है 95 रुपीज़। इसी को बोल रहे हैं प्रोडक्शन। इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ चेंज द शेप, चेंज द फॉर्म। अनुषा याद आ रहा है? यस सर। दूसरा एग्जाम्पल, चेंज द प्लेस। कश्मीर में मैंगो बहुत ज़्यादा होते, अरे मैंगो नहीं, एप्पल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर एप्पल बहुत सस्ते। एग्जाम्पल ले लो, 20 रुपये किलो। आप वहाँ से एप्पल को दिल्ली में ले आओ, तो आपने यहाँ पर कोई शेप बनाई नहीं है, गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल रिसोर्सेज है। बस दिल्ली में लाते ही ये 100 रुपये किलो बिक जाता है। तो ये क्या है? चेंज द प्लेस, इंक्रीज द यूटिलिटी। अरे कितने दाम बढ़े हैं अनुषा? 20 का 100 हो गया 80 रुपीज़। 80 रुपीज़। तो चेंज द प्लेस, इंक्रीज द यूटिलिटी, नोन एज प्रोडक्शन। पेपर वाला कहानी सुनाएगा और नीचे बोलेगा बताओ क्या, कौन सा टाइप है? चेंज द शेप, चेंज द प्लेस, चेंज द टाइम। डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा टाइप, चेंज द टाइम। आजकल मैंगो का सीजन है तो मैंगो सस्ता है, माना 40 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो आप सीजन ख़त्म हो जाएगा तो मैंगो को कोल्ड स्टोर में मेंटेन करके रख लो और उसके बाद उसे बेचो, तो वो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो बिक सकता है। जबकि आपने कुछ बनाया नहीं है, आपने शेप चेंज नहीं करी है। चेंज द टाइम, इंक्रीज द यूटिलिटी, नोन एज प्रोडक्शन। अनुसार रिपीट करो तीनों। फॉर्म यूटिलिटी, कन्वर्जन ऑफ सॉइल टू अर्दन पॉट्स, प्लेस यूटिलिटी, कश्मीर। नहीं, शॉर्टकट में बोलो। चेंज द फॉर्म, इंक्रीज द यूटिलिटी। Change the form is known as form utility. Change the place of commodity is place utility. Change the timing is known as time भैया utility. आपके लिए क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे, देखो सामने आपकी स्क्रीन पर। प्लेस की बात हो रही है, चेंज द प्लेस। मैंने कश्मीर की कहानी अभी आपको सुनाई है, कश्मीर की कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो वो बोलेगा चेंज द प्लेस, इंक्रीज द यूटिलिटी, नोन एज प्रोडक्शन। वो एग्जाम्पल ये वाला नहीं देगा, अपनी मर्जी से चेंज करेगा। यश आंसर ठीक हो जाएगा। चेंज द प्लेस, इंक्रीज द यूटिलिटी। भैया चेंज द टाइम, इंक्रीज द यूटिलिटी, नोन एज प्रोडक्शन। ये क्लियर हो गया बच्चे? भैया अब देखो ये तीनों बातें मैंने एक साथ एक ही एग्जाम्पल में लगाने की कोशिश करी है। पहले वुल की बात कर रहे हैं, वुल से क्लोथ बना दिया। चेंज द फॉर्म, इंक्रीज द यूटिलिटी, नोन एज प्रोडक्शन। अरे क्लियर हो गया यश? हाँ भैया। अब आपने क्या करा? चेंज द प्लेस, मैन्युफैक्चरर से मार्केट में पहुंचा दिया। मैन्युफैक्चरर 100 रुपये का दे रहा है, मार्केट में जाते ही 500 रुपये का हो जाता है। तो चेंज द प्लेस, इंक्रीज द यूटिलिटी, नोन एज प्रोडक्शन। अरे अनुषा क्लियर है बच्चे? प्लेस। Yes sir. और वो मार्केट में सीजन के लिए, अरे जब ऑफ सीजन होता है तो उसको स्टॉक कर लेता है, ऑफ सीजन में स्टॉक कर लेता है, और जब सीजन आता है टाइम चेंज होने पर तो दाम को बढ़ाकर बेचता है। इसे क्या बोलते हैं? चेंज द, बोलो, चेंज द टाइम, इंक्रीज द यूटिलिटी, नोन एज प्रोडक्शन।
ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. आगे चलते हैं बच्चों। बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भैया हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारी कॉलेज की किताबों में 2 फैक्टर्स की बात होगी, 2 फैक्टर्स की बात होगी। तो पहले तो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही बात कर लेता हूँ। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अनुषा रिपीट। When you start the production, there is a need of 4 factors: land, labor, capital, entrepreneur. अनुषा सबको मालूम है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन? अरे मालूम है लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चे बोलते जाओ। अनुषा Yes, sir. बस आपको इसके फीचर्स याद करने हैं। पेपर में वो क्या करेगा, इसके 3 फीचर लिखेगा और एक किसी और का लिख देगा, लेबर का लिख देगा, किसी और का लिख देगा, बस ऑड मैन आउट। लैंड के फीचर जल्दी जल्दी बस एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए, रीडिंग हो जाए, क्वेश्चन टिक किया जा सके। लैंड इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन क्वांटिटी। अरे हिंदुस्तान की लैंड बताओ, मैंने बचपन में याद कराया है। यश से क्वेश्चन है, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, जल्दी बोलना है यश। यश तो नेटवर्क चला गया था इसलिए। अरे टोटल एरिया ऑफ इंडिया पूछा है मैंने, लिमिटेड है इतने सालों से। 32.8 स्क्वायर किलोमीटर और वर्ल्ड के हिसाब से 2.42%। हाँ बिल्कुल जी, 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर ये हमारे देश का एरिया है जो लिमिटेड है, इसको प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। लैंड कैन नॉट बी शिफ्टेड, भैया ये मूवेबल नहीं है। अरे सबको मालूम है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरे असेट, सबने अकाउंट्स पढ़ी हुई है, इमूवेबल असेट्स होती है। अरे मालूम है यश? लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, भैया ये फीचर्स लिखे होंगे, बस आपको ढूंढना है उसमें गलत कौन सा है। तो लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी शिफ्टेड एज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड लैंड डज नॉट यील्ड एनी रिजल्ट अनलेस ह्यूमन एफर्ट्स आर एम्प्लॉयड। इंसान उसमें कुछ कार्यक्रम करे, मेहनत करे, फर्टिलाइजर चीज़ें उगाए तो भैया रिवॉर्ड मिलता है। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? Yes, sir. लेबर, लेबर मैन पावर की बात कर रहे हैं, बस करेक्टरिस्टिक को याद करो। मालूम है सबको, बस एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, वो एमसीक्यू में देगा 3 बातें इसकी लिख देगा, एक लैंड की लिख देगा, ऑड मैन आउट करना है, गलत ढूंढना है। तो ह्यूमन एफर्ट्स को बोलते हैं लेबर, पेरिशेबल है। अरे आपको मालूम है आप स्टोर नहीं कर सकते लेबर को, लेबर फोर्स को स्टोर नहीं कर सकते। आपने अगर आज मेहनत नहीं करी तो कल या 1 साल की आप लेबर को इकट्ठा करके 1 साल बाद इकट्ठा नहीं कर सकते काम। अरे बात समझ में आ रही है यश को? हाँ भैया। इट इज पेरिशेबल, इट कैन नॉट बी स्टोर, बस दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल लेबर्स नॉट प्रोडक्टिव, अरे सारे के सारे इंसान का काम करते हैं। बचपन में आप काम नहीं करते, बुढ़ापे में काम नहीं करते, तो यंग एज में एनर्जी को यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. कैपिटल, अरे कैपिटल सबको मालूम है, विच कैन बी यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर कैपिटल, क्या कैपिटल फॉर्मेशन शब्द आ रहा है बच्चों? भैया कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम बताओ जल्दी से, दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं इसका स्टेप क्या है? पहले हाउस होल्डर्स पैसा बचाता है, फिर बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उस सेविंग को मोबिलाइज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये सेविंग ही कन्वर्ट हो जाती है इन्वेस्टमेंट। आपने पुराने चैप्टरों में पढ़ा है 12th में, सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। याद आ रहा है यश? भैया। और जो मालिक इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करता है और प्रॉफिट मोटिव का टारगेट रखते हुए लीडरशिप क्वालिटी के साथ, मोटिवेशन के साथ काम करता है, प्रोडक्शन करता है, उसे क्या बोल रहे हैं? एंटरप्रेन्योर, रिस्क टेकिंग पावर। और इन चारों का रिवार्ड आपको मालूम है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट हम कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट प्रोडक्शन देयर इज ए नीड ऑफ 4 फैक्टर्स, जिसे हम टेक्निकली इनपुट भी बोलते हैं। हम यहाँ इस चैप्टर में, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में सीख रहे हैं इनपुट को लगाने पर आउटपुट कितना होगा। दोनों ही बातें यूनिट्स में हैं, जो इनपुट लगा रहे हैं वो भी यूनिट्स में, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, और जो बदले में मिल रहा है वो भी आउटपुट के नाम से इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। यहाँ रुपीज़ में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। अनुषा क्लियर है?
Yes, sir. एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शन, भाई सारे फैक्टर्स को अरेंज करता है, रिस्क उठाता है, किसका? पैसे का रिस्क, टेक्नोलॉजी का रिस्क, इनोवेशंस का रिस्क, और बदले में उसे जो रिवार्ड मिलता है कॉस्ट के चैप्टर में उसे क्या बोलते हैं अनुषा? अरे इनोवेशन का रिवार्ड क्या होता है अनुषा? Capital. ए बच्चे Interest, interest, interest. Profit. हे भगवान, Profit. अनुषा, अरे अनुषा को चाय वाय पिलाओ भाई, अरे बचपन से याद कर रखा है। इनोवेशन, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ इनोवेशन, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग फैक्टर, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ, एक रह गया, बताएगा कोई? अनसर्टेनिटी। यश याद है? भैया हाँ, तो भैया मैंने अभी तक इतना बताया है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक के वो फीचर लिखेगा, 3 ठीक और 1 गलत, ऑड में आउट करना है, गलत ढूंढना है। यश पहला टाइप समझ में आ गया? क्वेश्चन का क्या रहेगा? हाँ भैया। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बचपन में याद करा था, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। भैया यहाँ आउटपुट लिखा है मैंने, ये फंक्शनल रिलेशनशिप, ये मैंने इनपुट। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पूरी क्लास से, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है पूरी क्लास? Input. बढ़िया बात, बस ऐसी समझ होनी चाहिए तो आपका एमसीक्यू बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकलेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? इनपुट। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? Output. तो कुल मिला के आपने याद कर लिया, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। अरे क्लियर है? और इनपुट में आपको बता चुका हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। क्लियर है बच्चे? मयूरी क्लियर है प्रोडक्शन फंक्शन? Yes, sir. बच्चे क्लास चल रही है, डोंट डिस्टर्ब। तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हम यहाँ 2 बातें सीखना चाह रहे हैं, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। मैंने आपको बचपन में याद कराया था, अनुषा बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट पीरियड? याद कराया था। In which some factors are variable and some factors are fixed, and the production change up to some extent. तो याद कर लो सारे भैया, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन, इन विच सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड अदर्स आर वेरिएबल, सो प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू सम एक्सटेंट। जल्दी से लॉन्ग पीरियड अनुषा। All the factors of production are variable and production can be changed up to any extent. Long period is that period in which all the factors of production are variable, so production can be changed up to any extent. सबको याद है, लेकिन चैप्टर में चल रहा है, एक बार रिवीजन करना बनता है। इनको ले जाओ भाई। अब हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे द मीनिंग ऑफ टीपी, एपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अरे यहाँ पर वो नाम बदलेगा, टीपी का एक और नाम होता है, पूरी क्लास कोई बताएगा? यश बता सकते हो आप टीपी का दूसरा नाम? टीपीपी, यश पता है? याद नहीं। अरे टीपी बोले सामने तो नजर आ ही रहा है, टीपी बोले तो टोटल प्रोडक्ट, एपी बोले तो एवरेज प्रोडक्ट, एमपी बोले तो मार्जिनल प्रोडक्ट। पेपर वाला नाम बदल देगा, इसको बोल सकता है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। कुल मिला के अभी याद करा, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या होता है? जल्दी बोलो यश। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट मैंने आपको बता दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चर्चा कर रहे हैं आउटपुट की। तो आउटपुट को रिफ्लेक्ट करने के 3 नाम है, आउटपुट को रिफ्लेक्ट करने के 3 नाम है, टीपी, एपी, एमपी। और तीनों को हम याद करना चाह रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। भैया पेपर में तो लिखा हुआ आएगा, जस्ट यू हैव टू टिक। तो लैंग्वेज एक बार सुनो और फिर सुनाओ। पहला नंबर आयुषी का आएगा, अनुषा का आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट, total quantity of a commodity produced by the producer during the given period of time on the basis of variable input. Anusha, repeat. Total quantity of output produced by a producer is known as total output. भैया गड़बड़ ना करो, दोबारा सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। इसमें लिखना जरूरी है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये भी लिखना जरूरी है इस आउटपुट के लिए लगाया क्या है, वेरिएबल इनपुट।
याद रखना, फिक्स इनपुट की बात नहीं करेंगे, वेरिएबल इनपुट। तो टोटल प्रोडक्ट मीन्स द टोटल यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल इनपुट। अनुषा रिपीट। Total unit of a commodity produced by a producer during the given period of time using the variable इनपुट। input is known as total product. बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ रहे हो तो एमसीक्यू में गड़बड़ हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट। सबने याद कर रखा है बचपन में, फार्मूला याद कर लो, मीनिंग याद कर लो। तो भैया एवरेज प्रोडक्ट फार्मूला था हमारा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर की बात हो रही है। एग्जांपल ले लेते हैं, 10 लेबर 100 यूनिट आउटपुट बना रही है। अरे 10 लेबर ने मिलकर 100 यूनिट प्रोडक्शन कर दिया, तो बताओ ऑन एन एवरेज एक लेबर कितने पीस बना रही है? बोलो बच्चों। 10. इसी को बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, विच मीन्स पर यूनिट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। आर्यन बोलो एपी। is a total output डिवाइडेड बाय divided by unit of variable factor. इट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। फार्मूले को टिक करा सकता है, लैंग्वेज बोल सकता है। बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का दूसरा नाम आपने याद कर लिया, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अरे नीचे फार्मूले में ये यूटिलिटी नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टीपी है, TPN माइनस, अरे यश नज़र आ रहा है, TPN -1। हाँ भैया। ये यूटिलिटी तो डिमांड का टॉपिक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रोडक्ट है। और इसका एक और फार्मूला होता है एमपी का, डेल्टा TP डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यश बात समझ में आ रही है फार्मूले की? हाँ भैया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 लेबर फैक्ट्री में लगाई और उन्होंने 100 यूनिट बनाए, 11 लेबर लगाई 105 यूनिट बने। तो बच्चों एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से यश कितने यूनिट बन रहे हैं? 5 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने? दोबारा बोलना। 5। तो भैया एक लेबर को लगाने से 5 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए हैं। ये इस एक लेबर की एडिशनल एफिशिएंसी मार्जिनल प्रोडक्ट है। ये बात समझ में आ गई आर्यन? हाँ भैया। तो भैया एक तो फार्मूला याद कर लो एमपी का, डेल्टा बोले तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। दूसरा फार्मूला याद कर लो, TPN माइनस TPN -1। वो बात फार्मूले की पूछी, आप टिक कर पाओ। इसके बाद लैंग्वेज याद कर लो, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अनुषा रिपीट करो। Addition in total एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। addition in total अरे कहाँ है बच्चा, बात रुक जाती है बीच में। यश आप बोलो। मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशन इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बढ़िया बात भाई। टेबल आप सबको बनाए, यहाँ टेबल सिर्फ ये बता, अरे आपकी बुक में टेबल बनी हुई थी ये, तो ये TP, अरे TP से MP निकालना आता है फार्मूले के, बनाना नहीं है आपको ऐसा कुछ। अरे याद है AP कैसे? TP डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, यूनिट्स। तो कुल मिला के Variable. तो ये टेबल बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि TP को लेबर से डिवाइड कर दो तो ये AP आ जाएगा। और MP कैसे निकाला जा रहा है? फार्मूला डेल्टा TP बाय डेल्टा लेबर। अरे क्लियर है? अरे यश अब यहाँ वो कुल मिला के ये आपकी बुक में बना हुआ है, वो उसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जामिनर आपको एक टेबल बनाएगा और उस टेबल में बताएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड लेबर। अरे बात समझ में आती है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड लेबर। आप फार्म कैलकुलेट करके नीचे 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को टिक कर दोगे, भैया वो थर्ड लेबर की MP पूछेगा तो वो पेपर में आपको ये TP देगा और ये लेबर देगा, तो आप निकाल लेना। अरे बताना जरा, एक लेबर को लगाने पर, तीसरा लेबर लगाने पर कितने यूनिट एक्स्ट्रा बन रहे हैं? बताना। 120। तो सबको क्लियर हो गया 120। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से एक 120 होगी, टिक कर देना। अरे बात समझ में आ गई? इस टेबल का पर्पस सिर्फ इतना ही है, पढ़ने आपको बात समझ में आ रही है? तो टेबल को वो बनाकर आपसे फार्मूलों पर बेस ऑप्शंस की कैलकुलेशन करा के टिक कराएगा। बच्चों AP एंड MP, ये बढ़िया बात है। AP एंड MP का डायग्राम पढ़ना आना चाहिए।
एपी और एमपी। कोई मुझे बताएगा एपी की शेप कैसी होती है? फार्मूला याद हो गया, मीनिंग याद हो गया? अरे बोलो बच्चों। अनुषा नहीं पता सर। बना रहे हैं जी। उल्टा कटोरा बनाना, सिमेट्रिकल, लेकिन याद रखना एपी एक्स एक्सिस को कभी नहीं काटेगा। एक और उल्टा कटोरा बनाना, एक और उल्टा कटोरा जो घटते हुए एपी के मैक्सिमम पॉइंट पर काटते हुए निकलेगा, और ये एमपी एक्स एक्सिस को भी काटेगा और नेगेटिव भी दिखाना। ये क्लियर है बच्चे? अनुषा बोलो। यस सर। नीचे मैंने एक्स एक्सिस पर दिखाया है वेरिएबल फैक्टर, नाम है लेबर, नाम है लेबर। वाई एक्सिस पे मैंने दिखाया है एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। डायग्राम मैंने बना दिया है, पढ़ना सीख लो। यूनिवर्सल कंसेप्ट है, 3 बातें आपको याद करनी है, जिसमें से कोई भी एक बात वो लिखकर ट्रू फॉल्स की बात कराएगा, या वो क्या करेगा, एक सही लिखेगा 3 गलत, या 3 सही लिखेगा 1 गलत, और कहेगा गलत ढूंढो। यह समझ में आ रहा है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है प्रोडक्ट और कॉस्ट में। हाँ भैया। तो बच्चों इस लाइन को पढ़ो सामने, मैं इसको आसान भाषा में लिख रहा हूँ, सामने भी लिखा हुआ है बच्चों। पहले वाला पहले नंबर पर ही, आगे पीछे नहीं कर पाओगे। पहले वाला आप देखें मार्जिनल प्रोडक्ट को, अरे ऊपर देखें मार्जिनल प्रोडक्ट को। मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक एपी से ऊपर है, अनुषा नजर आ रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट एपी से ऊपर है यस सर। तब तक एपी राइजेस। अरे याद हो गया पहला रिलेशन? यस सर। नंबर टू जब एमपी एपी के बराबर है तो ऐसी कंडीशन में एपी इज मैक्सिमम, एपी इज मैक्सिमम या कांस्टेंट। और तीसरा मैं साइड में लिख रहा हूँ, वहाँ विजिबल नहीं हो रहा आप लोगों को, तो तीसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल्स। ये 3 बातें सामने डायग्राम में नजर आ रही है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। एक बार यश रिपीट करेगा, रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। If marginal product is greater than average product, so AP will rises. If marginal product is equal to average product, then it is AP is maximum. When marginal product is less than average product falls. डायग्राम को ही रीड करने का काम है। इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है वो एक बार वो लैंग्वेज सुन लो, वो बदल सकता है। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, एपी मैक्सिमम या एपी कांस्टेंट या एपी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो इनमें से कोई भी लैंग्वेज बोलेगा। बात समझ में आ गई? एक ही बात है यश? तो बच्चों रिलेशन याद हो गया हो तो आगे चलें। अनुषा क्लियर हो गया? यस सर। रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी के बाद प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, आउटपुट और इनपुट के रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। इस दुनिया में प्रोडक्शन फंक्शन को सबसे बढ़िया तरीके से जिस आदमी ने समझाया उसका नाम है कॉब डगलस। क्या बोला है अनुषा मैंने? कॉब डगलस। कॉब डगलस, COB, कॉब डगलस। नाम बोलना दोबारा। कॉब डगलस। तो पेपर वाला ये आदमी भी टिक करा सकता है कि प्रोडक्शन फंक्शन को सबसे बेस्ट तरीके से किसने एक्सप्लेन करा? यश बोलना दोबारा, नाम क्या है? कॉब डगलस। कॉब डगलस। तो मैं वापस आ रहा हूँ, ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इनपुट और आउटपुट का रिलेशन पहले हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट पीरियड में, और फिर हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग पीरियड में। शॉर्ट पीरियड में इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका एक और नाम है, कौन बताएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बढ़िया बात, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। भैया इनपुट और आउटपुट का रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कि हम फैक्ट्री में जो भी लगाते हैं बदले में वापसी कितनी होगी। ये वापसी शॉर्ट पीरियड में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाती है, जिसका एक और नाम है रिटर्न्स टू फैक्टर। और इनपुट आउटपुट का रिलेशन लॉन्ग पीरियड में कुछ और होता है। लॉन्ग पीरियड में कैसा होता है? इसे बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। स्केल। याद कर लो लॉ ऑफ वेरिएबल। अनुषा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम? रिटर्न्स टू फैक्टर। और लॉन्ग पीरियड में इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल। तो मेरा क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सबको याद करना है बच्चों। सबसे पहले डायग्राम पर आते हैं। सबसे पहले डायग्राम पर, अनुषा ये डायग्राम याद है? सर सुनूंगा मैं बात, याद है अनुषा? यस सर, याद है थोड़ा सा। थोड़ा सा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, पेपर में ऑप्शन छूट जाएंगे। पहले तो ठीक करो, ये लाइन में थोड़ी सी बेटर कर रहा हूँ बच्चों। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट में ने ये बेटर करा है। अरे ये बात समझ में आ गई? ये हाईएस्ट पॉइंट है ये। अरे यश नज़र आ रहा है सामने? हाँ भैया। ये आपकी बुक में थोड़ा सा गड़बड़ झाला है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है? ये एच मैंने बना दिया है दोबारा, ये हाईएस्ट पॉइंट। और इस पॉइंट पर अरे जब टोटल मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल क्या होता है, जल्दी बताओ बचपन में? 0। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। और भैया फेज 1 एक्चुअली में आपने पुरानी क्लासेस में जो पढ़ा था ना लॉ वेरिएबल पोर्शन, उसमें सिर्फ टीपी और एमपी था, लेकिन वो पेपर में नहीं आएगा। आपके सीए में टीपी, एमपी और एपी तीनों चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा खेल बदल रहा है। डायग्राम समझ में आ रहा है बच्चों? यश, दूसरी बात याद रखनी है, जिस पॉइंट पर एपी और एमपी, अरे मैं डायग्राम अगर बना के भी दिखाऊंगा एक बार दोबारा? सर हाँ भैया। एक बार देख लो क्या याद रखने वाला काम। फ्री एंड कर्व, इसे क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एट, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। इंक्रीजिंग एट, डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट। अब देखो मैं स्लोप चेंज कर रहा हूं। इंक्रीजिंग एट, इंक्रीजिंग रेट। पहले तो मुझे पहले वाला बताओ क्या बोला है आपने? पहले वाला कुछ गलत बोल दिया, दोबारा बोलना क्या बोला? इंक्रीजिंग एट, इंक्रीजिंग रेट। हाँ पहले वाला इंक्रीजिंग एट, इंक्रीजिंग रेट। पहले वाला इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरा वाला इंक्रीजिंग एट Diminishing डिमिनिशिंग rate। रेट, और ये टीपी फॉल्स। ये आपको आइडिया लग गया है, ये बातें याद रखनी है, लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। ये मैंने पार्टीशन करा है सेकेंड और थर्ड फेज का। अनुषा ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब ये देखो, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसको छोड़ दो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो समझ में आता है जहाँ रेट चेंज होता है, जल्दी बोलो। यस सर। इससे थोड़ा आगे से मैंने पार्टीशन खींचा है, पार्टीशन खींचा है, और अब मैं बना रहा हूँ उल्टा कटोरा। पहले एपी बनेगा उल्टा कटोरा, जिसका हाईएस्ट पॉइंट फेज 1 और फेज 2 का जो पार्टीशन है, वो फेज 1 और फेज 2 का। अनुषा ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब एमपी बनेगा। एमपी क्या है? घटते हुए, घटते हुए एपी के मैक्सिमम पॉइंट पर काटेगा। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? यश, सामने मैंने बनाया डायग्राम। एमपी, एपी, टीपी, कुल मिला के फेज 1 कहाँ ख़त्म होता है? जहाँ, अरे फेज 1 समझते हो ना, प्रोडक्शन के आउटपुट की पोजीशन, जहाँ एपी एमपी बराबर है। सेकंड फेज कहाँ ख़त्म हो रहा है? जहाँ पर टीपी मैक्सिमम है और एमपी 0 है। और थर्ड फेज में टीपी घट रहा है, एपी घट रहा है और एमपी नेगेटिव है। अब आइडिया लग गया डायग्राम का? सर नीचे एक्स एक्सिस में भैया इस कहानी की बात सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है, एक फैक्टर वेरिएबल है जिसका नाम लेबर है, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स हैं। और जब बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स रखकर लेबर को बदला जा रहा है तो आउटपुट की पोजीशन को समझना समझाना शॉर्ट पीरियड में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और आउटपुट बोले तो टीपी, एपी और एमपी। भाषा बोलना शुरू करूं? अरे बोलो बच्चों। हाँ। तो सबको याद करना है। सबसे पहले मैंने बचपन में याद कराया था, इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट पीरियड इन विच ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड अदर्स आर फिक्स्ड। अगेंस्ट द फिक्स्ड फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो ऑफ इनपुट। इफेक्ट ऑन आउटपुट इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 3 phases। पहले फेज को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर।
दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, तीसरे वाले को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर। कौन बोलेगा इतनी बात? जितेश बोल सकते हो क्या? Law of variable proportion. बोलो। It is applicable in short period in which one factor of production is variable and other are fixed against fixed factor. Variable factor changes due to change in variable factor. Effect on fixed factor due to change in variable factor. Effect on fixed factors is known as law of variable proportion. It is classified into three parts, three phases. Law increasing returns to a factor, diminishing returns to a factor, negative returns to a factor. मयूरी याद हो गया इतनी बात? Yes, sir. अब मैं तीनों पैराग्राफ याद करा रहा हूँ। सबसे पहला फेज बोलना शुरू कर रहा हूँ। इन द इनिशियल स्टेज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर अगेंस्ट द फिक्स फैक्टर। पहला फेज देखना, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। यह समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजिंग। फेज 1 एंड एट ए पॉइंट वेयर AP इज इक्वल टू MP। अरे यहां तक क्लियर हो गया? बोलो भैया। Sir. फेज 2 फर्दर ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर अगेंस्ट द फिक्स फैक्टर, TP इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग बट पॉजिटिव। अरे ये समझ में आ रहा है? स्टार्ट्स फॉलिंग बट पॉजिटिव। हाँ भैया। सेकेंड फेज एंड एट ए पॉइंट वेयर TP इज मैक्सिमम एंड MP इज 0। ये क्लियर हुआ? तीसरा फेज, एट लास्ट ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर अगेंस्ट द फिक्स फैक्टर, TP स्टार्ट्स फॉलिंग, AP आल्सो फॉलिंग बट मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। तीनों फेज बोले हैं मैंने। यश बोल पाओगे? यश। In the initial state, due to change in variable factors, TP is increasing and MP is also एक increasing मिनट at रुको, increasing रुको। rate. यश At the रुको। यश पहले फेज में ना लेबल सही याद करो, MCQ में आएगा ऑप्शन TP इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। याद आ रहा है? बढ़ते दर से बढ़ना। हाँ भैया। तो दोबारा बोलो, फेज 1। In the initial state, due to change in other factors, TP is increasing at increasing rate. MP and AP is also increasing. At the end of phase 1, AP and MP will be rising. ना गड़बड़। अरे In मैं the बोल phase 2, मैं बोल रहा हूँ, एक बार सारे बच्चे याद करो, ध्यान से सुनना। वो MCQ में लैंग्वेज लिखेगा, टिक करनी है आपने। इन द इनिशियल स्टेज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स अगेंस्ट द फिक्स फैक्टर्स, TP इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। AP and MP both are increasing. Phase 1 and at a point where AP is equal to MP. Very important. Phase 2 further increase in variable factors against the fixed factor, TP सुनना है ध्यान से, TP increasing at diminishing rate। TP बढ़ रहा है लेकिन पहले से कम रफ्तार से, स्लोप चेंज हो गई है। TP इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट फेज 2 होता है। अरे यह समझ में आ गया? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। हाँ भैया। जबकि फेज 1 में मैंने बोला था इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अरे ऑप्शन आएगी पेपर में, क्लियर है यश? हाँ भैया। फेज 2 में आगे लिख रहे थे AP एंड MP बोथ स्टार्ट फॉलिंग बट दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं। फेज 2 एंड एट ए पॉइंट वेयर TP इज मैक्सिमम एंड MP इज 0। तीसरा बोल रहा हूं, तीसरे का नाम बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? मयूरी तीसरे फेज का नाम बोलो। नेगेटिव। अरे फेज 1 को इंक्रीजिंग रिटर्न्स To a factor. पहले Negative returns to a factor. हाँ, तो पहले फेज का नाम याद रखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और तीसरा कहलाता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो तीसरा बोल रहा था एट लास्ट
ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स अगेंस्ट द फिक्स फैक्टर. डायग्राम देखो, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एवरेज प्रोडक्ट आल्सो फॉलिंग, बट एमपी बिकम्स नेगेटिव. यश बोल सकोगे अब? In the initial state, due to increase in the initial state due to impact on other variable factors, TP increasing at increasing rate, and MP and AP both are rises. At the end of phase 1, AP is equal to MP. In the phase 2, in the further stage, TP is increasing at diminishing rate, and AP and MP both are false but positive. At the end of phase 2, TP is maximum when MP is 0. In the third phase, TP falls at the negative returns. MP becomes negative. AP can be false. बढ़िया. अरे कनन, बात समझ में आ रही है? कनन, Yes, sir. चैतन्य, आपको याद हो गया? Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है चैतन्य से. इस दुनिया के सभी प्रोड्यूसर शॉर्ट पीरियड में इसी सिचुएशन में रहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इस दुनिया में जब भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन करता है तो फर्स्ट फेज़ आपको समझ में आ गया, फिर सेकंड फेज़, फिर थर्ड फेज़. आप अपने आप को कौन से फेज़ में रखना चाहेंगे? यूनिवर्सल है, इसे बदला नहीं जा सकता. क्वेश्चन चैतन्य से, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फेज़ 3 में? So phase 1. ना. अरे बचपन में मैंने आपको बताया था Phase 2. फेज़ 2. पहले तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद कर लो, उसके बाद आपको इसकी अजम्पशंस याद करनी है. ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अजम्पशंस, ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड. दूसरी अजम्पशन, इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट पीरियड. तीसरी बात कौन बोलेगा? यश बोल सकते हो? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी चेंज. अरे यश बोलो, क्या assumptions बोली हैं? रिपीट कर दोगे? नैरो बाउंड से. It is applicable in short period. Number 1, only one factor of production is variable and others are fixed. Number 3, state of technology cannot be changed or remains constant. बोलेंगे? It is applicable in short period. और second है Only one factor of production. only one factor of production are variable and others are fixed, and third state of technology cannot be changed. Cannot be changed. यहाँ पर आखिरी बात कंक्लूजन की बोल रहा हूँ. प्रोड्यूसर ऑलवेज ऑप्ट फेज 2 ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. फेज 3, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, सो प्रोड्यूसर नेवर ऑप्ट लॉसेस. तीसरे फेज में टीपी घट रहा है, एमपी नेगेटिव हो रहा है, लॉस की सिचुएशन है, प्रोड्यूसर इस फेज में कभी जाना नहीं चाहता. फेज 1 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, which means successive unit of input gives the higher rate of return. So producer increase the level of production till the phase 2. So producer always opt phase 2. Anusha बोलो. Producer will always opt phase 2 because phase 3 reflects the possibility of loss, so producer will never select it. Phase 1 reflects the golden opportunity in which successive unit will give higher level of satisfaction. So सेटिस्फैक्शन गलत हो गया, कंज्यूमर है. हायर लेवल ऑफ आउटपुट, सो प्रोड्यूसर इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन टिल फेज 2. okay, sir. ये कंक्लूजन कौन बोलेगा एक बार और? प्रीति आप बोल पाओगे? प्रीति, महक, मयूरी, कोई एक? Sir, conclusion. हाँ, कंक्लूजन. Producer always opt phase 2 due to the following reasons. Phase 3 reflects the possibility of loss. Phase 1 reflects the golden opportunity, which means successive unit of input gives higher rate of return. So producer increase the till phase 2. बढ़िया, बहुत बढ़िया. जितेश, मुझे एक बार फेज 2 का नाम बताओ, क्या होता है? गोल्डन फेज. फेज 2 का नाम? गोल्डन फेज. नहीं गोल्डन, अरे इन तीनों फेज. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. हाँ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर. सिर्फ इसका पैराग्राफ बोलना है जितेश.
Due to increase in variable factor, TP start increasing at diminishing rate, AP start falling, MP start falling but positive. It बढ़िया ends where TP is maximum and MP is 0. बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन खत्म। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों। सर हाँ सर ये थर्ड स्टेज तो समझ में आ गई, मतलब यहाँ पे चूज नहीं करेंगे लॉस है, फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया, मतलब सेकंड को क्यों चूज करेंगे। अच्छा चेतन ये समझ में आ गया। तीसरे फेज में एमपी नेगेटिव हो रहा है, जो भी लेबर लगा रहे हो बदले में नुकसान हो रहा है, लेबर के पैसे देने Yes, पड़ते हैं, sir. फैक्ट्री बंद हो Yes, sir. जाएगी। फर्स्ट फेज देखो, फर्स्ट फेज का मतलब है कि आपने 10 रुपये लगाए, 15 रुपये की प्राप्ति हो रही है, फिर अगले 10 लगाए, 20 रुपये का रिवार्ड आ रहा है, फिर 10 लगाए, फिर 20-25 का रिवार्ड आ रहा है, फ़ायदे की बात है। तो यहाँ पर जब आपको पता है हर अगला 10 रुपया पहले से ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहा है, तो आप पैसा लगाते जाओगे। घर में नहीं है, पड़ोसी से मांगोगे, बैंकों से लाओगे, ब्याज पर उठाओगे और फैक्ट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाओगे। तब तक ध्यान से सुनना, पहले 10 लगाए थे 15, अगले 10 लगाए 20, अगले 10 लगाए 25, घर में ख़त्म हो जाए बाहर से मांगो, अगला 10 लगाओ 30, उसके बाद अगला 10 लगाया 30 की जगह 25, अरे पिछली बार 30 मिला था, अगली बार 25, यहीं पर आके रुक जाओगे। ये पहले से कम हो गया है, पिछली बार 30 मिला था, अब की बार 25, यही फेज 2 है, इंक्रीजिंग है डिमिनिशिंग रेट, यहीं आके रुकोगे। ये बात समझ में आ रही है चैतन्य? ओके सर। जब तक लगाने पर पहले से ज़्यादा मिल रहा है, घर में रिसोर्सेज ना हो, बाहर से लगाओ, और किसी भी हालत में इस फेज में रुकने का काम नहीं करोगे, प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करोगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। तो ये बढ़ता रहेगा जब तक फेज़ 1 ख़त्म ना हो जाए। फेज़ 1 में हर अगले यूनिट का रिवॉर्ड पहले से ज़्यादा है, तो तुम्हारे घर में नहीं है, कहीं से भी लाओ, लेकिन लगाओगे तो इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रॉफिट। चेतन क्लियर हो गया क्यों फेज़ 2 में जाते हैं हम? पर सर फर्स्ट में तो प्रॉफिट है, तो वही नहीं चाहेंगे वो, प्रॉफिट सेकंड में लग रहे हैं। प्रॉफिट सेकंड में भी हो रहा है, लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है, पिछली बार की तुलना में प्रॉफिट कम हो रहा है, तो बाहर से रिसोर्सेज लेने का काम खत्म हो जाता है। अपने घर में जितने हैं उतने लगा लो, अदरवाइज वहाँ पर रुक जाओ, बाहर से नहीं उठाओगे, आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, क्योंकि आपके रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं और अगले यूनिट पर लगाने पर जो रिवार्ड मिलेगा वो पहले से कम मिलेगा। क्लियर है चैतन्य? यस सर। चैतन्य एक बार कंक्लूजन दोबारा बोलोगे आप? In the consumer, प्रोड्यूसर the producer will choose second stage because the third stage is reflecting loss, and in the first stage there is a golden opportunity. which means the successive unit of input gives the higher rate of return, so producer increase the level of output till the phase 2। चैतन्य क्लियर है? Yes sir. भैया आज काम दे रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये गड़बड़ नहीं करेगा कोई भी बच्चा।